जमुआ रामगढ़ से खबर है, जहां पर एक ही समुदाय के दो पक्षों में झगड़ा हो गया है। दोनों पक्षों में जम करके पत्थरबाजी हुई और इस हमले में 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। रायसर थाना इलाके के ताला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक ही समुदाय के दो पक्षों में झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों में जम करके पत्थरबाजी हुई है और इस हमले में 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दो पक्षों में जम करके पत्थरबाजी हुई है। एक ही समुदाय के दो पक्षों में झगड़ा हो गया है। जो घायल उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हीरालाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, हमले में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ये विवाद कैसे इतना ज्यादा बढ़ गया कि पत्थरबाजी तक की नौबत आ गई? अपडेट क्या है? हीरालाल, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? तो हीरालाल से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर के जमुआ रामगढ़ से ये जानकारी मिल रही है, जहां पर एक ही समुदाय के दो पक्षों में झगड़ा हो गया है और इस हमले में 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तुरंत उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज चल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, जयपुर के जमुआ रामगढ़ से एक ही समुदाय के दो पक्षों में झगड़ा हुआ है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एक ही समुदाय के दो पक्षों में ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जम करके पत्थरबाजी हुई है और कई लोग बहुत ज्यादा चोटिल भी हो गए हैं। तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है और उनका इलाज वहां पर चल रहा है। तो बड़ी खबर जयपुर के जमुआ रामगढ़ से आपको दे रहे हैं। दोनों पक्षों में जम करके पत्थरबाजी की एक घटना सामने आई है और इस हमले में 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर इलाज चल रहा है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे अब इस पूरे मामले को लेकर के पूछताछ की जा रही है। रायसर थाना इलाके के ताला गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। एक ही समुदाय के दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि पत्थरबाजी तक की नौबत आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई है। और संवाददाता हीरालाल जुड़ चुके हैं। हीरालाल, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर के? घायलों की स्थिति क्या बनी हुई है और विवाद इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? जी देखिए, ताला गांव का ये पूरा मामला है, जहां एक दरवाजे को लेकर इन दोनों पक्षों में पिछले कई वर्षों से विवाद चल रहा था और उन्हें कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया था, जिस पर प्रशासन ने उस दरवाजे को खुलवा भी दिया था। इसके बाद दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति बनी हुई थी और तनाव की स्थिति के चलते आज दोनों पक्ष हैं जो आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पथराव हुआ है, एक दूसरे पे पत्थरबाजी की गई, जिसमें करीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोग हैं जो घायल हो गए। इस दौरान है जो वहां का माहौल है जो अफरा तफरी में बदल गया। लोग है जो सख्ते में आ गए, क्योंकि जिस प्रकार से पत्थरबाजी और 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि पास में ही जो ताला दरगाह है, वहां मेले का भी आयोजन किया जा रहा है, उर्स चल रहा है, तो वहां भीड़, काफी बड़ी संख्या में भीड़ भी थी और है जो पुलिस जाब्ता भी वहां तैनात किया गया था। तो सूचना पर तुरंत है जो पुलिस मौके पे पहुंची और दोनों पक्षों से समझाइश करके मामला शांत कराने की कोशिश की और जो घायल लोग थे, 1 दर्जन से ज्यादा जो लोग घायल हुए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया। उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। लगातार जो पुलिस है जो नजर बनाई हुई है और मौके पे भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। अधिकारियों से आपकी बातचीत हो पाई है, उनका क्या कहना है? पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों में है जो पिछले कई दिनों से जो विवाद था, वो विवाद के चलते ही आज ये पूरी घटना घटित हुई है। दोनों पक्षों के है जो करीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को डिटेन किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल जो मौके पे पुलिस जाब्ता तैनात किया गया और स्थिति पे लगातार है जो नजर बनाए हुए, किसी प्रकार की स्थिति और आगे नहीं बिगड़े, इसके लिए पुलिस पूरे इंतजाम कर रही है। लगातार वो है जो नजर बनाए हुई है। घायलों की स्थिति अभी क्या बनी हुई है हीरालाल? क्योंकि आप बता रहे हैं तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से पत्थरबाजी और 1 दर्जन से ज्यादा जब लोग घायल हुए, पुलिस मौके पे पहुंची तो पुलिस ने जो घायलों को पास के जो अस्पताल है, निम्स अस्पताल में, वह भर्ती कराया, जहां अस्पताल में है उनका उपचार किया जा रहा है। चिकित्सक है जो उनका उपचार कर रहे हैं और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बिल्कुल, और तस्वीर भी सामने आई है हीरालाल, हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। वहां पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हैं, भीड़ इकट्ठा हो गई है, पुलिस मौके पर पहुंची है। बातचीत क्या वहां पर की गई, ऐसी भी कोई जानकारी है? और विवाद इतना ज्यादा बढ़ा, कितने देर पहले की ये घटना है?
जी, करीबन आधा घंटे पहले की ये घटना है जब ये दोनों पक्ष है, क्योंकि पिछले कई दिनों से इन दोनों पक्षों में विवाद तो चल ही रहा था और इस बात को लेकर जो दरवाजा था वो कोर्ट में चल भी रहा था उसका विवाद, और कोर्ट के आदेश पे ही प्रशासन ने उस दरवाजे को चलाया था। और परिणति जो आज झगड़े में बदली वो कहीं ना कहीं इनमें आपस में जो कई दिनों से जो इनमें गुस्सा व्याप्त था वो इस पूरे विवाद की जड़ ये दरवाजा था, और वो जो दरवाजा खोला गया उसके बाद ही दोनों पक्ष आज भिड़ गए और उनमें इस तरीके से पथराव हुआ कि वहां जो माहौल था वो अफरा तफरी में बदल गया। लोग है जो इधर उधर भागने लगे। हीरालाल, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। झुंझुनू से बड़ी खबर, शेखावाटी दौरे पर सीएम भजन लाल, यमुना पानी को लेकर के अहम बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में हरियाणा के अधिकारी भी मौजूद रहे। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं झुंझुनू से, जहां पर शेखावाटी दौरे पर सीएम भजन लाल और यमुना पानी को लेकर के एक अहम बैठक हो रही थी। वो बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की बैठक ली है और बैठक में हरियाणा के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं झुंझुनू से, जहां पर यमुना पानी को लेकर के एक अहम बैठक चल रही थी। बैठक खत्म हो चुकी है, जिसमें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की बैठक ली है, अधिकारियों से चर्चा विमर्श किया है और बैठक में हरियाणा के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहे। तो बातचीत हुई है, चर्चा विमर्श हुआ है। शेखावाटी दौरे पर सीएम भजन लाल और यमुना पानी को लेकर के एक अहम बैठक उन्होंने की है। बैठक खत्म हो चुकी है, जानकारी यही मिल रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में हरियाणा के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो यमुना पानी को लेकर के काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही थी। बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ निष्कर्ष निकला, क्या कुछ जो है बातचीत हुई, वो भी आपको बताएंगे। बड़ी खबर झुंझुनू से, जहां पर शेखावाटी दौरे पर सीएम भजन लाल और यमुना पानी को लेकर के एक बैठक हुई। झुंझुनू सहित शेखावाटी की 3 दशक की मांग है वो पूरी होने की उम्मीद जगी है। आज हरियाणा और राजस्थान की जो टास्क फोर्स है उसके अधिकारियों की दूसरी मीटिंग हुई है। सीएम भजन लाल शर्मा के साथ राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। हमारे साथ यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा मौजूद हैं, जो बैठक में हिस्सा लिया था। क्या कुछ निकल कर आया है बैठक में? गत 7 अप्रैल को राजस्थान और हरियाणा के बीच संयुक्त टास्क फोर्स बनाने का फैसला हुआ था और उसके बाद पहली बैठक और दूसरी बैठक हो चुकी है। आज तीसरी बैठक में हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों ने मिलकर इस पर आने वाली कठिनाइयों का और किस प्रकार से इस योजना को धरातल पर उतारा जा सकता है, इस पर सकारात्मक रूप से चर्चा हुई है। और अगली मीटिंग के बाद सारे मसले जब तय हो जाएंगे उसके बाद डीपीआर को अंतिम रूप दिया जाएगा और अंतिम रूप देने के बाद इस योजना को धरातल पर उतारने का कार्यक्रम शुरू होगा। टास्क फोर्स के अधिकारियों ने क्या कुछ तथ्य रखे हैं सीएम साहब और जो मंत्री मौजूद थे उनके बीच? टास्क जो हरियाणा के अधिकारी आए हुए हैं उनका रुख बहुत सकारात्मक था और उन्होंने राजस्थान के हिस्से का जल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कृष्ण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, 2 बार पहले भी बैठक हो गई, आज तीसरी बैठक हुई है, क्या कुछ चर्चा विमर्श हुआ है, जानकारी दीजिए। जी मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू के जो सीरी स्थित है सभागार, वहां पर जो दोनों स्टेट हरियाणा और राजस्थान की जो संयुक्त टास्क फोर्स है उसकी बैठक हुई थी। बैठक में सीएम भजन लाल शर्मा है और कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत हैं, जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत हैं, यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा हैं, साथ ही राजस्थान और हरियाणा के जो टास्क फोर्स के अधिकारी थे मौजूद रहे हैं। और उन्होंने जो भी रिपोर्ट है पानी लाने को लेकर वो इस बैठक में रखी है। साथ ही जो डीपीआर बनाने को लेकर है वो भी चर्चा की गई है। और जो यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा है कि जल्द ही जो डीपीआर है उसको बनाने को लेकर काम शुरू होगा और इस कार्य के लिए जमीन है वो अधिग्रहण है वो नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भूमिगत पाइपलाइन के जरिए पानी लाया जाएगा। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रही, जल्द ही निष्कर्ष निकलेगा, अच्छी खबर भी सुनने को मिलेगी। आप नजर बना करके रखिए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम भजन लाल ने झुंझुनू में आमजन को संबोधित किया। सीएम ने एक और यमुना के पानी को लेकर के जहां विपक्ष पर जम करके निशाना साधा, सीएम ने लोगों से कहा कि अब कोई चुनाव नहीं है, फिर भी वे सभी लोगों के बीच सिर्फ ये विश्वास दिलाने आए कि यमुना का पानी आएगा।
कहने के लिए आया हूं, क्योंकि अभी कोई चुनाव नहीं है। क्या कोई अभी आपको चुनाव दिख रहा है? क्या कोई चुनाव है? क्या कई लोगों ने मेरे से कहा 47-48 के टेम्परेचर में जा रहे हो। अरे भाई मैंने क्या, हम तो किसान को गर्मी थोड़ी लगती है। इधर हमने राजस्थान का नक्शा बनाया, हमने देखा कि राजस्थान को सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है, हमारा किसान भी उन्नत हो सकता है और हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा क्या चाहिए राजस्थान को? क्या चाहिए? क्या चाहिए? पानी चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही डबल इंजन की सरकार आई, उन्होंने कहा कि राजस्थान को पानी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हम अगर राजस्थान को पानी मिलेगा, पूरे राजस्थान को पानी मिलेगा तो मेरा राजस्थान खुशहाल होगा। हमने कहा कि हर घर नल से जल। आपने देखा होगा ये हमारी योजना प्रारंभ हुई, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने इसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार करते हुए नल से घर पानी पहुंचाने का काम उन्होंने नहीं किया। यह माता बहनों को सम्मान देने का काम, हमारा काम स्टार्ट हुआ है। हमारा जेजेएम में वो काम भी चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने क्या किया कि पानी का स्रोत तो नहीं बनाया, पहले पाइपलाइन डाल दी तो उसका कमीशन ले लिया, उसको गलत तरीके से ठेकेदार में डलवा दिया। अब पाइपलाइन भी डल गई, पाइप भी गंदे डल गए, ये भी डल गए। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास जांच एजेंसी आ रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उदयपुर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान डोटासरा ने कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार पर जम करके निशाना साधा और कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बदहाल हो रही है। साथ ही कहा कि गर्मी के मौसम में बिजली और पानी की समस्या से प्रदेश की जनता परेशान है। बीजेपी सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रही है। जिन योजनाओं का बजट कांग्रेस सरकार ने जारी कर दिया था, उन योजनाओं की टेंडर प्रक्रिया पूरी कर सरकार काम शुरू नहीं करवा पा रही है। तो डोटासरा का सरकार पर हमला, प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो बदहाल है, ये कहा गया है गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से। बिजली और पानी की समस्या से जनता परेशान हो रही है। बीजेपी नेता देश के संविधान को नहीं मानते हैं, सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का ये बयान सामने आया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का सरकार पर हमला, उन्होंने तमाम तरीके की बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि बिजली और पानी की समस्या से जो आम जनता है वो परेशान है। डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधा, क्या कुछ कहा? क्या कहूँ, ज्यादा पूरी जनता अब तो जान चुकी है प्रदेश की कि मुख्यमंत्री जी केवल स्वयंभू भागीरथ बन करके कभी तो शेखावाटी में अपना आभार प्रकट करवा रहे हैं, कभी देवदर्शन यात्रा कर रहे हैं। और पहली बार 70 साल के इतिहास में देखा होगा कि कोई मुख्यमंत्री कार्यालय सरकारी कार्यक्रमों ये डाले कि मेरा स्वागत यहाँ होगा, मेरा स्वागत यहाँ होगा, मेरा स्वागत यहाँ होगा। पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता डालते हैं कि हमारा नेता आ रहा है तो हम यहाँ स्वागत करेंगे, लेकिन वो तो सरकारी कार्यक्रम बना दिया अपने स्वागत कार्यक्रम को। आज गर्मी में लोगों को पानी पीने का मिलना, हीट वेव से लोगों को बचाना, बिजली कैसे लोगों को मिले इस गर्मी से राहत के लिए, वो प्राथमिकता होनी चाहिए, या अपना स्वागत कराने के लिए घूमना। मुझे लगता है ये जो दिल्ली के दौरे रोजाना हो रहे हैं उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई मुख्यमंत्री जी को तकलीफ आने वाली है, इसलिए उन्होंने आनन फानन में इस तरीके के दौरे बनाए हैं, लेकिन उनमें लोग नहीं आ रहे हैं। एसीबी ने पीएचडी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अशोक जांगिड़ के जयपुर समेत 6 जिलों में कई ठिकानों पर छापेमारी कर आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ा खुलासा किया है। प्रदेश के अलग अलग शहर में एसीबी की टीमों ने एक साथ ये कार्रवाई की है। यह रिपोर्ट देखिए। Break off
6 जिलों में कई ठिकानों पर छापे, 250 अधिकारियों कर्मचारियों की टीम, इंजीनियर की काली कमाई का खुलासा, 11 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा। बांसवाड़ा में तैनात पीएचईडी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अशोक जांगिड़ पर आय से अधिक संपत्ति मामले में पुलिस ने शिकंजा कसा। आरोपी अशोक जांगिड़ वर्तमान में बांसवाड़ा में तैनात है और गोपनीय शिकायत पर एसीबी ने ऑपरेशन बेखौफ के तहत अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार जांगिड़ और उनसे जुड़े अन्य लोगों के 14 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। जयपुर में भी एसीबी की टीम ने आरोपी इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। राजस्थान में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में पीएचडी बांसवाड़ा में पदस्थापित अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार जांगिड़ के ठिकानों पर आज एसीबी की बड़ी सर्च कार्रवाई देखने को मिल रही है। आज एसीबी की 24 टीमों ने, जिसमें करीब 250 से ज्यादा अफसर और कार्मिकों को शामिल किया गया था, डीजी रवि प्रकाश मेहरा के निर्देशन में एक साथ छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। राजस्थान में 14 जगहों पर, जिनमें जयपुर शहर, उदयपुर, टोंक, अजमेर और पावटा, कोटपुतली, इन जगहों पर कार्रवाई की गई, जिसमें आज अशोक कुमार जांगिड़ के ठिकानों पर बेशकीमती संपत्तियों के दस्तावेज एसीबी को मिले हैं। एसीबी का मानना है कि करीब अशोक कुमार जांगिड़ ने अपनी सर्विस में रहते हुए वैध आय से करीब 11.5 करोड़ रुपए ज्यादा की संपत्तियां अर्जित की है। एसीबी ने यहाँ की छापेमारी जयपुर शहर, पावटा, कोटपुतली, मौजमाबाद, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, मालपुरा, टोंक, पीएचईडी ऑफिस बांसवाड़ा, खनिज कार्यालय उदयपुर, टोंक, अजमेर, जयपुर, उप पंजीयक कार्यालय पावटा, मौजमाबाद। अशोक जांगिड़ के घर से सर्च के दौरान कई जमीनों के दस्तावेज मिले हैं। इसमें खुद के नाम 19, पत्नी सुनीता शर्मा के नाम 3, बेटे निखिल जांगिड़ के नाम 32 प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। ये प्रॉपर्टी जयपुर शहर, पावटा, कोटपुतली, श्री माधोपुर, मौजमाबाद, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, मालपुरा, टोंक, श्री मोहनगढ़, जैसलमेर में है। एसीबी को कुल 19 स्थानों पर 54 अचल परिसंपत्तियां खरीदने और निर्माण में करोड़ों रुपए लगाने के सबूत मिले हैं। आरोपी और उनके परिवार के नाम से 22 बैंक खाते हैं। इनमें 21 लाख रुपए मिले हैं। बेटे और बेटी की स्कूल शिक्षा, कोचिंग और उच्च शिक्षा में करीब 30 लाख रुपए खर्च किए गए। एसीबी को अब आगे जाँच में अशोक जांगिड़ के कई काले कारनामों का खुलासा होने की उम्मीद है। हमारे को गोपनीय सूचना मिली थी कि अशोक कुमार पीएचडी में जो एससी हैं, उन्होंने अवैध तरीके से, भ्रष्ट तरीके से बहुत ज़्यादा कमाई कर रखी है और माइंस में इन्होंने अपने पैसे लगा रखे हैं, जिनकी 5 माइंस हैं। टोटल 55 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनमें सब पे एसीबी की जगह जगह से टीमें बनाई गई और सभी जितनी भी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं सब पे इनका वैल्यूएशन करवाया जा रहा है, सर्च की जा रही है। ये निखिल जो इनके पुत्र हैं, इनकी माइंस है जो अभी कुछ समय पहले स्टार्ट किया इन्होंने। पहुंची सर? हम करीबन 12-15 जन हैं एसीबी अलवर से। सर ऑल ओवर की बात करें तो कितनी जगह चल रही है, जैसे कोई बात हो? ऑल ओवर कम से कम नहीं तो 250 लोग अपने स्टाफ और कर्मचारी एंड अधिकारी पूरे राजस्थान में लगे हुए हैं। ये अशोक कुमार जांगिड़ है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एसी, जो बांसवाड़ा में प्रोजेक्ट पे कार्य देख रहे हैं। अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट के, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा आदि जो हैं, यहाँ पे इसका प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा है। इसके खिलाफ आय से अधिक परिसंपत्ति का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके तहत राजस्थान के विभिन्न ठिकानों पर जहाँ पर इसकी संदिग्ध प्रॉपर्टीज मूवेबल, अनमूवेबल के मिलने के चांसेस, वहाँ पर कई टीम बनाकर एसीबी डीजीपी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा साहब और एडीजी स्मिता श्रीवास्तव मैडम के निर्देशन में समस्त राजस्थान में ये कार्रवाई चल रही है। छापेमारी में एसीबी को 11 करोड़ से अधिक की चल अचल संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में गोपनीय सूचना पर एसीबी के 250 से ज्यादा अधिकारियों, कर्मचारियों की टीमों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी को शिकायत मिली थी कि अशोक जांगिड़ ने सरकारी सेवा में आने के बाद 11.50 करोड़ तक की आय अर्जित की, जो उनके मूल आय से 161% ज्यादा है। कार्रवाई है वो जारी है और आने वाले कुछ घंटों के बाद साफ हो पाएगा कि आखिरकार कुल कितनी संपत्ति, बेशकीमती संपत्तियां अशोक कुमार जांगिड़ ने अपने पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के जरिए अर्जित की है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। भरतपुर में हिट एंड रन का दर्दनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां सड़क किनारे पैदल जा रहे पति पत्नी को तेज रफ्तार कार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी है और इस हादसे में महिला की मौत हो गई, तो वहीं उसके पति की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे भरतपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि पैदल जा रहा दंपति सफेद कलर की तेज रफ्तार कार ने उसको टक्कर इतनी जोरदार मारी कि दोनों सड़क पर कई फीट तक हवा में उछल गए। हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि पति की हालत गंभीर बनी हुई है। उधर घटना के बाद ग्रामीण दोनों को उज्जैन सीएचसी लेकर के पहुंचे, जहां कोई डॉक्टर नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने सीएचसी पर ताला जड़ दिया। मामले में उज्जैन एसएचओ गिरिराज सिंह का ये कहना है कि घटना सुबह 5:30 बजे की है। चतर फौजी और उसकी पत्नी जो है वीरवती पशुओं के बाड़े से दूध निकाल करके घर जा रहे थे और इसी दौरान जैसे ही वो बाईपास पर पहुंचे तो पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने दोनों को टक्कर मार दी। टक्कर मारते हुए ड्राइवर कार को लेकर फरार हो गया। टोंक के देवली से बड़ी खबर सामने आ रही है। गांधी पार्क के बाहर खड़ी कार में अचानक से भीषण आग लग गई है। आग इतनी भीषण थी कि कार में रखी जड़ी बूटियों का सामान जल करके खाक हो गया है। आपको बता दें कि ये भी बताया जा रहा है कि पास में ही कचरे के ढेर में आग लगाई गई थी और देखते ही देखते आग ने कार को अपनी चपेट में ले लिया है। सूचना पर पहुंची गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। ये तस्वीर आई है टोंक से। आप देखिए कैसे देखते ही देखते आग जो है इतनी ज्यादा बढ़ गई कि यहाँ पर इस तरीके की घटना सामने आई है। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाने के तमाम प्रयास किए गए हैं। पार्क के बाहर ये जो कार खड़ी है इसी में अचानक से आग लग गई। टोंक से ये तस्वीर आई है। दमकल की गाड़ी पहुंची है। आग पर काबू पाने के तमाम प्रयास किए गए। कार आप देखिए कैसे आग का गोला बनती हुई दिख रही है। पार्क के बाहर ये कार खड़ी थी, तभी अचानक से ही इस कार में आग लग गई और जल करके पूरी तरीके से ये कार खाक हो गई है। तुरंत दमकल की गाड़ी भी पहुंची, आग पर काबू पाया गया। और बुलेटिन में अब बात करेंगे आग के तांडव की, जहां कई जिलों में आग लगने की खबरें सामने आई हैं। तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर उदयपुर से आई है, जहां सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई और साथ ही साथ बंबूसा रिजॉर्ट के पीछे जंगल क्षेत्र से शुरू हुई आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें ईमू और बंदर के पिंजरे तक पहुंच गई, जिससे जानवरों में भीषण दहशत फैल गई है। और दूसरी तस्वीर अजमेर की है, जहां बालाजी मंदिर के पास फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई है। तीसरी तस्वीर भीलवाड़ा की है, जहां एक तेल के गोदाम में अचानक से आग लग गई। और चौथी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये 12 से आई है, जहां पर पहाड़ों में आग लगने की घटना सामने आई है। तो आग के तांडव की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, बारा, जहां पर आग की घटना सामने आई है। बीजेपी के वक्फ सुधार जन जागरण अभियान में पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने वालों को लुटेरा बताया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और ओवैसी पर वक्फ की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बीजेपी के वक्फ सुधार जन जागरण अभियान में पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने वालों को लुटेरा बताया है। बड़ा बयान सामने आया है और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और ओवैसी पर वक्फ की जमीन पर कब्जा करने का भी आरोप लगाया है। सबसे ऊपर जिन्होंने वक्फ की संपत्ति पे कब्जा किया और उन्होंने लगभग 31,000 बीघा जमीन पे कब्जा कर रखा है। और ये जो ओवैसी यहाँ पे साहब है, जो इस्लाम की बात करते बड़े मायनी करके घूमते हैं, उन्होंने भी वक्फ की संपत्ति पर 3,000 बीघा जमीन पर उन्होंने बहुत बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर रखा है और कब्जा करके वहां पर अपनी खुद की इनकम कमाए। ऐसे ही मैं आपको राजनीतिक नेताओं में नाम बताना चाहता हूँ। पूर्व के केंद्रीय मंत्री, ये कर्नाटक के नाम बताओ, इससे ज्यादा पूरे देश के नाम बताओ तो मेरे कर्नाटक के अपने वहां पर है मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम मैंने बता ही दिया, और एक सीएम इब्राहिम, पूर्व के केंद्रीय मंत्री
सबसे बड़ा लुटेरा जमीन का। विधि मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर दौरे पर और सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस को नेशनल हेराल्ड मामले में घेरा है। जोगाराम पटेल ने प्रताप सिंह खाचरियावास पर पलटवार किया। जोगाराम पटेल ने कहा कि हिंदुस्तान में 80 से 90% घोटाले कांग्रेस पार्टी के खाते में जाते हैं। जिनकी वह पैरवी कर रहे हैं वो जमानत पर बाहर हैं। जांच एजेंसी ने जांच के बाद उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी पाया है। जनप्रतिनिधि को उचित व्यवहार, मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जिस तरह का व्यवहार और भाषा का प्रयोग आदरणीय प्रताप सिंह जी कर रहे हैं वो उचित नहीं है। माफ़ी मांगे या नहीं मांगे उसके समय मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ जिन शब्दों का प्रयोग वो हमारे लिए, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया के लिए या आदरणीय भैरव सिंह जी के लिए कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अब वो माने या नहीं माने ये उनकी मर्जी है, वो पब्लिक देख रही है। जिला मुख्यालय पर चोरी की वारदातें फिर से शुरू हो गई हैं। शहर के साबेला बाईपास पर एक चाय की दुकान को 6 माह में दूसरी बार चोरों ने निशाना बनाया है। बाईपास पर एक चाय की केबिन संचालित है और बीती रात चोर चिमनी का एग्जॉस्ट तोड़ करके छत के रास्ते केबिन में दाखिल हो गए और केबिन की दराज तोड़कर उसमें रखे करीब 2,500 से 3,000 रुपए और करीब 10,000 रुपए की सिगरेट चोरी कर ली। साथ ही केबिन में लगे तीनों सीसीटीवी कैमरे भी बदमाश तोड़ करके लेकर के गए हैं। आप देखिए पूरी वारदात रिकॉर्ड हो चुकी है। कोतवाली पुलिस ने मौके का मुआयना किया है। 5 बजे दुकान पे आया तो मैंने जैसे ही शटर खोला, मैंने और मेरा एक आदमी साथ में था, उन्होंने जैसे ही शटर खोला तो शटर के अंदर पूरा गल्ला बिखरा हुआ था। चारों ओर से देखा मैंने तो 3 कैमरे हैं, तीनों कैमरे टूटे हुए मिले हैं। गले में जो चिल्लर था अप्रोक्सीमेटली 800 से 1000 रुपये रहेगा और नोटों के अंदर 10, 20, 50 की नोटों मैंने कम से कम 1200 से 1500 रुपये रख के गया था मैं, वो पूरे साफ हो गए। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आईपीएल और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको दे दें। राजस्थान क्रीड़ा परिषद पर आईपीएल आयोजन के निजीकरण के आरोप आरसीए एडहॉक कमेटी कन्वीनर जयदीप बिहाड़ी ने आरोप लगाए। क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष का आरसीए को खेल से दूर रखना साजिश, बिहाड़ी की तरफ से ये कहा गया है। आरसीए को अस्थिर करने का प्रयास, सरकार की अवमानना, ये बिहाड़ी ने कहा। राजस्थान रॉयल्स के उपाध्यक्ष पर भी लगाए बिहाड़ी ने आरोप। आपको बता दें कि बिहाड़ी ने रॉयल्स की शनिवार की हार पर भी सवाल खड़े किए। क्रीड़ा परिषद साजिश के तहत असंवैधानिक कार्य कर रही है। जोधपुर की सुरसागर थाना पुलिस ने चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चाकूबाजी की घटना जोधपुर के कायलाना सर्कल कबीर नगर के पास एक होटल में हुई थी। यहां पर 19 अप्रैल को होटल में मिलने के बहाने युवक को बुलाया गया था। यहां पर आरोपियों ने किसी बात को लेकर के रंजिश रखते हुए विक्रम की चाकू घोंप करके हत्या कर दी थी और उसके बाद आरोपी फरार हो गए। तो जोधपुर के सुरसागर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। विक्रम हत्याकांड का 12 घंटे में खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि कबीर नगर में दिन दहाड़े हत्या हुई थी। सोशल मीडिया में बहन से बात करने पर हत्या का मामला सामने आया और इस पूरे मामले को लेकर के अब पुलिस ने 12 घंटे में खुलासा कर दिया है और गिरफ्तारी भी हुई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 3 आरोपियों को इस पूरे मामले में दबोचा गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो विक्रम हत्याकांड का 12 घंटे में खुलासा हुआ है। जोधपुर के सुरसागर से जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा है। खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी बाईपास पर स्थित बीडीआई सोसाइटी में रविवार को बिल्डर की दादागिरी का नजारा देखने को मिला है। सोसाइटी की मेंटेनेंस को लेकर के लंबे समय से चल रहा विवाद रविवार को और भी ज्यादा बढ़ गया। एक तरफ सोसाइटी की आरडब्ल्यूए मेंटेनेंस का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की मांग कर रही है, वहीं बिल्डर इसे अपने पास रखने की जिद पर अड़ा हुआ है। मामला कोर्ट तक पहुंचा, जहां कोर्ट ने आरडब्ल्यूए के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बावजूद बिल्डर न तो मेंटेनेंस का हैंडओवर किया और न ही प्रशासन इस मामले में आरडब्ल्यूए के निवासियों की कोई ठोस मदद कर पा रहा है।
हमारी सोसाइटी में ना गुंडों का राज चल रहा है। 100 से 150 लोग, 4-5 ब्लैक स्कॉर्पियो काले शीशे वाली गाड़ी आई हुई है और लोग लगातार गेड़ी मार रहे हैं। हम नहीं जानते कौन लोग है। बीडीए स्टेट ने उनको अलाउ कर रखा है, गेट पे कोई पूछ नहीं रहा है। वो पार्कों में घूम रहे हैं, जो लेडीज मॉर्निंग वॉक कर रही हैं उनकी सब्जियां कस रहे थे, गोल्डन ट्यूलिप के वहां खड़े थे, यहाँ पे चेयर डाल के बैठे हैं, मेन गेट के ऊपर इतने थे। कोई बाहर जा रहा है तो उसको साथ रोका टोकी कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हाई कोर्ट से ऑर्डरिंग थी कि अब जो ये मेंटेनेंस एजेंसी मेंटेनेंस चला रही थी ये अब मेंटेनेबल नहीं है फर्दर चलाने के लिए, और ना ही इसका एग्रीमेंट वैलिड है। तो उस बेस पे हमें ऑर्डर 10/3/2025 को मिल गया। तो उसके बाद हमने इनको टाइम दिया था और बोला था 20 तारीख के ऑनवर्ड्स हम अपना टेक ओवर कर लेंगे और आप यहाँ से चले जाइए। तो आज सुबह जब हमने ये एक्टिविटी स्टार्ट करी तो इन्होंने बाहर से 50-60 गुंडे बुला के अंदर अलग अलग जगह पे खड़े कर दिए, गेट पे, यहाँ पे अंदर गेट पे एजेंसी के आके, और हम लोगों के साथ हाथापाई करने की कोशिश की। कोटा में एक ऐसा विवाह समारोह संपन्न हुआ जिसने सामाजिक सौहार्द और अटूट दोस्ती की एक अनूठी मिसाल पेश की है। यहाँ 2 दशकों पुराने मित्र परिवारों ने एक ही मंडप में अपने बेटों की शादी रचाकर गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण प्रस्तुत किया। इस अनोखे विवाह समारोह की चर्चा पूरे शहर में हो रही है। यह रिपोर्ट देखिए। साल पुरानी दोस्ती की मिसाल, एक मंडप में 2 संस्कार, निकाह और फेरे साथ साथ। कोटा में दोस्ती ने धर्म की सीमाएं लांघते हुए एक नई मिसाल कायम की है। यहाँ के 2 दोस्तों अब्दुल रऊफ और विश्वजीत चक्रवर्ती ने अपने बेटों की शादी एक ही मंडप में करवाकर समाज को एकता और सौहार्द का संदेश दिया है। यहाँ पर अब्दुल के बेटे यूनुस परवेज अंसारी का निकाह फारीन अंसारी के साथ हुआ। वहीं विश्वजीत के बेटे सौरभ चक्रवर्ती ने श्रेष्ठा राय के साथ हिंदू रीति रिवाजों से 7 फेरे लिए। दरअसल दोस्ती की ये कहानी नई नहीं है। अब्दुल और विश्वजीत की दोस्ती पिछले 40 सालों से चली आ रही है। वे न केवल बचपन के दोस्त हैं, बल्कि व्यापार में भी साझेदार हैं। उनका साथ इतना गहरा है कि जब घर बनाने की बारी आई तब भी इन्होंने अपने मकान पास पास बनाए। यही नहीं, उनके बच्चों यूनुस और सौरभ की दोस्ती भी उसी रिश्ते को आगे बढ़ा रही है। 40 साल से चली आ रही दोस्ती का ये सिलसिला बेटे यूनुस और सौरभ बदस्तूर रखे हुए हैं। जब इन दोनों के बेटों की शादी की बात आई तो तय किया कि क्यों ना इनकी शादी एक साथ एक ही मंडप में की जाए। शादी का कार्ड कॉमन ही छपा। 17 अप्रैल को यूनुस का फरीन अंसारी के साथ निकाह हुआ है। 18 अप्रैल को सौरभ ने श्रेष्ठा राय के साथ 7 फेरे ली। वहीं 19 अप्रैल को दोनों का एक रिजोर्ट में एक साथ रिसेप्शन हुआ है। दोस्ती है, सब साथ बैठते उठते हैं, दोनों के बच्चे बराबर के हैं, शादी एक साथ कर ली, क्या बोले। दोस्ती सबकी एक जैसी है, सबके आना जाना एक जैसा, एक साथ ही कर ली। तो परिवार के लोग हैं, परिवार की तरह क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? तो परिवार में ये हिंदू मुस्लिम एकता है, गंगा जमुनी तहजीब है, एक साथ हमारे तो कभी फर्क नहीं आया। सही बात तो ये है कि हमने हमारी जो बच्चों की शादी करी एक परिवार के हिसाब से करी, ये है मेन। तो परिवार के हिसाब से है जो भी है। खास बात ये रही कि दोनों परिवारों ने एक दूसरे की शादी में मेजबान की भूमिका निभाई। यूनुस की शादी के दिन विश्वजीत और उनके परिवार ने मेहमानों की मेजबानी की, जबकि सौरभ की बारात में अब्दुल रऊफ और उनका परिवार पूरी तैयारी के साथ मौजूद रहा। सारे ही सब फंक्शन थे, बारात इनकी अलग थी, मेरी अलग थी, बाकी रिसेप्शन एक आपको पता ही है। आज 40 ईयर्स से हम लोग साथी हैं, तो एक ही है हमारा, एक तरह से एक फैमिली है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा ऑब्वियस ही है। मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। सोचा था आपने कि इस तरह का फंक्शन होगा, इस तरह की शादी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन अब जब हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है सबके साथ। इन शादियों में शरीक होने वाले लोगों का कहना है कि ऐसी शादी पहली बार देखी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।